आसमान पर गहरे काले बादल छाए थे। यूनिवर्सिटी के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। अनुष्का, जो पिछले आधे घंटे से किसी टैक्सी या रिक्शे का इंतजार कर रही थी, भागकर जल्दी से टैक्सी के पास आई ताकि उसमें बैठ सके, मगर उससे पहले ही दूसरी तरफ से आता हुआ एक शख्स टैक्सी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ गया। एक्सक्यूज मी सर, मैं इस टैक्सी का इंतजार कर रही थी और आप आकर बैठ गए। प्लीज आप कोई और सवारी पकड़ लीजिए, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। अनुष्का ने टैक्सी के शीशे से झांकते हुए कहा। वो शख्स जो कोट पैंट पहने था सनग्लास उतारकर सख्त निगाहों से देखने लगा। देखने से क्या होता है मैडम, मैं पहले बैठ गया हूँ तो यह टैक्सी मेरी हुई। अब मेहरबानी करके कोई और सवारी तलाश कीजिए। यह कहकर वो बेपरवाह सा सामने देखने लगा। अनुष्का ने दांत पीसते हुए कहा, कोई और सवारी तलाश करने से आपका क्या मतलब है मिस्टर? आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं? शाम हो गई है, बारिश भी होने वाली है, एक लड़की आपसे मदद मांग रही है और आप इतनी बेरुखी दिखा रहे हैं। देखिए सड़क कितनी सुनसान है, दूसरी टैक्सी भी नजर नहीं आ रही और मेरा फोन भी बंद हो गया है। अगर मैं टाइम से घर नहीं पहुंची तो बहुत परेशानी हो जाएगी। उस शख्स ने नाखुशी से उसकी तरफ देखा। चुप हो जाइए, कितना बोलती हैं आप? मुझे आपकी किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए किसी और का दिमाग खाइए। चलो भाई, गाड़ी स्टार्ट करो। अनुष्का ने गुस्से से टैक्सी के दरवाजे पर हाथ मारा। आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? एक अकेली लड़की सुनसान सड़क पर खड़ी आपसे छोटा सा फेवर मांग रही है, लेकिन आपके कान पर जू तक नहीं रेंग रही। कितने वाहियात इंसान हैं आप। ड्राइवर ने दोनों को बारी बारी देखा और बोला, बिटिया आप भी बैठ जाइए, मैं पहले साहब को छोड़कर फिर आपको छोड़ दूंगा, लेकिन किराया डबल लूंगा। अनुष्का ने कमर पर हाथ रखकर उस लड़के को घूरा जो अब लापरवाही से अपने फोन में मशगूल हो गया था। ठीक है, लेकिन पहले आप मुझे छोड़ेंगे। घर पर लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। वह अपना बैग सीट के बीच में रखकर खुद भी बैठ गई। उस लड़के ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। यह पहले मुझे छोड़ेंगे, मेरा काम तुमसे ज्यादा जरूरी है। अगर बैठना है तो चुपचाप बैठो, वरना अभी यहीं उतार दूंगा। वह बेहद बदतमीज साबित हुआ। अनुष्का हैरान रह गई। उसने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। देखिए मिस्टर, नाम है विवेक, तो मिस्टर मिस्टर कहना बंद कीजिए और मेरा फोन वापस दीजिए। हद है, पता नहीं कैसी लड़कियां यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा जाती हैं। विवेक ने अपना नाम बताते हुए फोन वापस लेना चाहा, मगर अनुष्का ने उसे अपने पीछे छुपा लिया। जब तक आप मान नहीं जाते कि टैक्सी पहले मुझे छोड़ेगी, तब तक मैं फोन वापस नहीं दूंगी। और आप क्या तमाशा देख रहे हैं? गाड़ी चलाइए जल्दी, अनुष्का ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि विवेक ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस अनजान लड़की का गला दबा दे। शराफत से फोन वापस दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। लाओ इधर। वह आगे बढ़ा और अनुष्का का बाजू पकड़कर फोन छीन लिया। अंकल, आप जरा तेज गाड़ी चलाइए, देखिए बारिश शुरू हो गई है। अनुष्का ने ड्राइवर से कहा। उफ, मेरे पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे। उसने अब और बहस करने के बजाय ड्राइवर से कहा, जो अंधेरे और बारिश की वजह से गाड़ी धीमी रफ्तार में चला रहा था। कितनी बारिश हो रही है? बारिश का शोर अचानक तेज हो गया तो अनुष्का घबराकर बाहर देखने लगी। आसमान काला हो चुका था और बारिश इतनी तेज बरस रही थी कि लगता था मोटे मोटे कतरे टैक्सी की छत तोड़ देंगे। बिटिया, मेरी गाड़ी की हेडलाइट खराब है, इसीलिए ठीक से नजर नहीं आता, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं आपको घर पहुंचा दूंगा। ड्राइवर ने उसे तसल्ली दी। अनुष्का ने थककर सीट की टेक पर सिर टिका लिया और आंखें बंद करके आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अगर आप चाहें तो मेरे फोन से घर पर कॉल कर सकती हैं। कुछ पल बाद विवेक ने उसकी परेशानी देखकर कहा। अनुष्का ने आंखें खोलकर उसे देखा। सच में? जरा फोन दीजिए। वह सीधी होकर बैठ गई और उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। विवेक ने उसकी हथेली पर मोबाइल रख दिया। वह चैन की सांस लेते ही जल्दी जल्दी नंबर मिलाने लगी, लेकिन आधा नंबर डायल करने के बाद वो बाकी नंबर भूल गई। उसने कई बार कोशिश की, मगर हर बार गलत नंबर मिल गया। विवेक उसकी हरकतें देखता रहा कि शायद उसे नंबर याद आ जाए।
जाए। लेकिन जब अनुष्का की कोशिश कामयाब नहीं हुई तो उसने उसके हाथ से मोबाइल वापस ले लिया। तुम जैसी बेवकूफ़ लड़कियों के साथ यही होता है। इंसान अपने घर वालों का नंबर तो याद रखता है, मगर नहीं, तुम्हें तो बस बिना सोचे समझे जुबान चलाना है और अपनी चुभने वाली आवाज से दूसरों का सर दर्द करवाना है। विवेक गुस्से से बोला। अनुष्का ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, आप कितने बेरहम इंसान हैं, इसीलिए आप तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हैं। शक्ल तो ड्रैकुला जैसी है और अंदर से भी किसी खूंखार भेड़िए से कम नहीं। अनुष्का रोते रोते उसका मजाक उड़ाने लगी। विवेक ने झुलझुलाकर अपने चेहरे को छुआ और बोला, अरे सुनो, मेरी शक्ल पर कमेंट मत करो। इस खूबसूरत चेहरे पर हजारों लड़कियां मरती हैं, तुम्हें क्या पता खूबसूरती और हुस्न क्या होता है। तुम खुद तो उल्टी सीधी बातें करती रहती हो। अनुष्का गुस्से में मुंह फेर कर चुप हो गई। उसे सोच सोच कर घुटन हो रही थी कि घर वाले उसका क्या हाल करेंगे। कितनी मुश्किल से उसे यूनिवर्सिटी की इजाज़त मिली थी और आज वह सेकंड टाइम पेपर देने आई थी, मगर वापसी पर इतनी देर हो जाने के बावजूद उसे कोई टैक्सी नहीं मिली और जब मिली तो उसमें एक खड़ूस लड़का बैठा था जिसे इंसानियत से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। अब क्या होगा अंकल? अनुष्का सोचों में गुम थी कि अचानक गाड़ी एक झटका खाकर रुकी और उसका सिर आगे की सीट से टकरा गया। विवेक ने भी फोन से नजरें हटाकर ड्राइवर को परेशानी से देखा। मेरा ख्याल है पेट्रोल खत्म हो गया है। दिन में बीमार था तो डलवाना याद नहीं रहा, लेकिन आप लोग फिक्र मत करें, मैं आपको घर पहुंचा दूंगा, ड्राइवर ने डरते डरते कहा। विवेक ने सिर पकड़ लिया। कैसे पहुंचाओगे घर? क्या हमें पंख लगाकर उड़ा दोगे या कोई शाही सवारी लेने आएगी? मेरी ही गलती है जो यहाँ फंस गया। किस्मत ही खराब है मेरी, वह बुरी तरह चिढ़कर बोला और गाड़ी से बाहर निकल गया। तेज बारिश ने चंद लम्हों में ही उसे पूरा भिगो दिया। सिट सिट यार, मेरा इतना जरूरी काम मिस हो गया सिर्फ तुम दोनों की वजह से। उसने गुस्से से गाड़ी को ठोकर मारी। अनुष्का भी दरवाजा खोलकर बाहर निकली और बोली, हमारी वजह से क्या हुआ? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो इसमें हमारा क्या कसूर? आप इस तरह अपना गुस्सा हम पर नहीं निकाल सकते, हम भी आपके साथ ही फंसे हुए हैं। वह अपना दुपट्टा संभालते हुए उसकी तरफ आई और उसे आईना दिखाने लगी। विवेक ने लाल आंखों से उसे घूरा। क्यों ना गुस्सा उतारूं तुम पर? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे मनहूस कदमों ने गाड़ी खराब कर दी, बल्कि तुम्हारी जुबान ने ही गाड़ी का सारा पेट्रोल पी लिया, तभी तो इतनी टर टर चल रही थी। उसकी आवाज बारिश के शोर में भी गूंज रही थी। अनुष्का बारिश में भीगते हुए गुस्से से बोली, हाँ मैंने ही पेट्रोल पी लिया, मगर आपकी तरह जहर नहीं पिया जो इतना कड़वा बोल रहे हैं। अब चुप हो जाइए और मुझे सोचने दीजिए। वह गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी हो गई। विवेक ने उससे किनारा किया और सड़क पर इधर उधर टहलने लगा कि शायद कोई गाड़ी गुजर जाए, मगर तभी पूरे आसमान में बिजली चमकी और उसके साथ ही एक डरावनी आवाज गूंजी जिसने अनुष्का को डरा कर रख दिया। वो देखते ही देखते विवेक से सट गई। बचपन से ही अनुष्का को बिजली की गरज और चमक से बहुत डर लगता था। विवेक जो अभी अभी गुस्से में तप रहा था, अचानक उसके यूं टकराने पर खुद भी एक पल को ठिठक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए, मैं मरना नहीं चाहती, अनुष्का ने उसके सिर छिपाकर खौफ से कहा। विवेक ने उसे कंधों से पकड़कर हल्के से खुद से अलग किया और पहली बार नरमी से बोला, फिक्र मत करो, बिजली तुम पर नहीं गिरेगी। उसके भीगे चेहरे और कपड़ों को देखते हुए उसकी आवाज का सख्त लहजा जाने कहां खो गया। उसे पहली बार इस लड़की की बेबसी का एहसास हुआ। नाम क्या है तुम्हारा और कहां रहती हो? अगर घर पास हुआ तो मैं पैदल छोड़ आता, विवेक ने पूछ ही लिया। अनुष्का ने सिर झुकाकर कहा, अनुष्का नाम है मेरा, घर यूनिवर्सिटी से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। अगर हम पैदल गए तो सुबह तक ही पहुंचेंगे। आप अपने घर किसी को फोन करके बताइए ना कि हम यहाँ फंस गए हैं, शायद कोई गाड़ी या रिक्शा मिल जाए। विवेक ने हल्की परेशानी से कहा, मैं इस शहर का नहीं हूँ, एक काम के सिलसिले में आया था, लेकिन गाड़ी रुकने की वजह से वो काम भी अधूरा रह गया। खैर, इतना कहकर उसने अपना कोट उतार कर उसकी तरफ बढ़ाया। ये पहन लो, तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं। अनुष्का ने शर्माते हुए कोट लिया और अपने
अपने चारों ओर लपेट लिया। रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। विवेक का लहजा अब बदला हुआ था। अनुष्का के आंसुओं में और तेजी आ गई। मेरे मामा बहुत गुस्से वाले हैं, मुझे घर से ही निकाल देंगे। विवेक चौंक गया। पापा के घर क्यों नहीं रहती? माँ बाप नहीं है तुम्हारे? अनुष्का ने दुखी होकर कहा। माँ की डेथ हो चुकी है, पापा ने दूसरी शादी कर ली और लंदन चले गए। मैं अब मामा के घर रहती हूँ। वो ठीक हैं, लेकिन उनकी बेटियाँ मुझे ताने देती रहती हैं और मामी भी मेरी शिकायतें करती रहती हैं। इसलिए मामा अक्सर मुझसे नाराज रहते हैं, कभी गुस्से में थप्पड़ भी मार देते हैं, लेकिन मुझे दुख नहीं होता। इंसान अगर आपको अपने घर में पनाह दे तो अगर गुस्से में हाथ उठा भी ले तो उससे क्या फर्क पड़ता है? विवेक एकदम से चुप रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बाहर से इतनी बातूनी और जिद्दी दिखने वाली लड़की अंदर से इतनी टूटी हुई भी हो सकती है। मेरे सामने तो बहुत जुबान चला रही हो, मामा के सामने क्यों नहीं चलाती? क्यों उन्हें हक दिया है कि तुम्हें मारे? विवेक अचानक तमतमा गया। अनुष्का ने आहिस्ता से कहा, आप पर हाथ तो नहीं उठा सकते, इसीलिए मैं बहस कर रही हूँ। मगर मामा अपने हैं, अगर जुबान चलाऊंगी तो घर से निकाल देंगे। दर्द सह लूंगी, लेकिन घर से निकाले जाने का डर सहन नहीं कर पाऊंगी। विवेक का दिल अजीब तरीके से भारी हो गया। उसने नरमी से कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। तुम मामा को बता देना कि बारिश की वजह से गाड़ी नहीं मिली, फिर रास्ते में ही गाड़ी रुक गई, वो समझ जाएंगे। अनुष्का कड़वाहट से मुस्कुराई। लगता है आपने कभी रिश्तेदारों का असली रूप नहीं देखा, कोई नहीं समझेगा। ये कहकर वो रुख मोड़कर फिर रोने लगी। विवेक ने झल्लाकर कहा, अच्छा, अब अपनी बेसुरी आवाज में रोना बंद करो। चलो गाड़ी में बैठो, मेरे बैग में बिस्किट पड़े हैं, खाओगी? उसने उसे बच्चों की तरह बहलाने की कोशिश की। अनुष्का ने रोते रोते मासूमियत से पूछा, कौन से हैं? ये सुनकर विवेक हंस पड़ा। आओ बताता हूँ। वो बेख्याली में उसका बाजू पकड़कर गाड़ी की ओर ले जाने लगा। अनुष्का ने उसकी पकड़ को महसूस करते हुए आंसू रोक लिए और हैरत से उसे देखा। उसके बाल भीगकर माथे पर चिपक गए थे और उसकी कलाई की पकड़ नरम थी, मगर चेहरा मुस्कुरा रहा था। विवेक, अनुष्का ने अनजाने में उसका नाम पुकारा। विवेक ने रुककर उसे देखा। क्या हुआ, बिस्किट नहीं खाने क्या? विवेक ने पूछा तो अनुष्का ने अपने बाजू पर उसकी पकड़ देखी। मेरा बाजू छोड़िए। फिर नजरें चुराई तो विवेक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सर खुजाते हुए उसका बाजू छोड़ दिया। ओह सॉरी, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। वो शर्मिंदा हो गया तो अनुष्का बिना कुछ कहे जाकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर सीट पर सर टिकाए घर्राटे ले रहा था। विवेक भी दूसरी तरफ आकर बैठ गया। ड्राइवर को सोते देख विवेक झुलझुलाया। हमें बारिश में भटकाकर खुद आराम से सो रहा है, दिल करता है बाहर फेंक दूं इसको, निकम्मा आदमी। बड़बड़ाते हुए उसने बैग की जिप खोली और उसमें से बिस्किट का पैकेट निकालकर अनुष्का की ओर बढ़ा दिया। आधे तुम खा लो, आधे मेरे लिए रख देना, मुझे भी भूख लग रही है। अनुष्का ने एक नजर उसकी ओर देखा और फिर मुंह फेर कर पैकेट खोलने लगी। विवेक उसके अंदाज पर मुस्कुराहट दबाने लगा। अनुष्का, आधे मेरे हैं, मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं और वैसे भी हम अब दोस्त बन गए हैं तो शेयर करना चाहिए, उसने जानबूझकर छेड़ा। अनुष्का ने झट 2 पैकेट खोले और तेजी से बिस्किट खाने लगी। किसने कहा कि हम दोस्त बन गए हैं? मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, इसीलिए अपनी नजरें दूर रखिए। उसके मासूम और नखरे वाले अंदाज को देखकर विवेक कांच में उसे देखने लगा। वो बाकी लड़कियों से कितनी अलग और साधारण थी। उसके दिल में अजीब सा एहसास होने लगा। अनुष्का ने उसे देखते पाया तो बोली, ऐसे मत देखिए, हजम नहीं होंगे, ये लीजिए, एक खा लीजिए। उसने बिस्किट उसकी ओर बढ़ाया। विवेक ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से बिस्किट ले लिया। एक से गुजारा कैसे होगा? बिस्किट मुंह में डालते हुए विवेक ने छेड़ा। अनुष्का ने खाली पैकेट उसके बैग में डाल दिया। मुझे नहीं पता, बस आप कुछ करके मुझे घर पहुंचा दीजिए, बारिश रुक ही नहीं रही। विवेक ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, और मैं चाहता हूं कि ये बारिश कभी ना रुके। अनुष्का की गर्दन में गिल्टी उभरी। क्या मतलब है आपका? देखिए, मेरे साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। हम लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है और मैं शरीफ घर की लड़की हूँ। उसके लहजे में खौफ था। विवेक तिलमिला गया। क्या मतलब है तुम्हारा?
तुम्हें मैं इतना घटिया लगता हूँ कि तुम्हारी इज्जत को नुकसान पहुंचाऊंगा? पागल हो गई हो क्या? वो गुस्से में भर उठा। अनुष्का सहम कर गाड़ी के दरवाजे से जा लगी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। विवेक ने आंखें बंद करके अपने गुस्से पर काबू पाया। अनुष्का नरमी से बोली, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन आप जानते हैं आजकल लड़कियों को कितनी एहतियात बरतनी पड़ती है, इसीलिए मैं ड्राइवर से कह रही थी कि पहले मुझे घर छोड़ दें, क्योंकि अगर मैं आज रात घर नहीं पहुंची तो शायद मेरे मामा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन आपको मेरी मजबूरी समझ नहीं आई। विवेक ने आंखें खोलकर उसे देखा और सीधी बात की, मैं अपनी परेशानी में फंसा था, दिमाग ठीक से चल नहीं रहा था। खैर, अब क्या ही किया जा सकता है, तुम सो जाओ, मैं बाहर खड़ा होकर देखता हूँ, शायद कोई गाड़ी निकल जाए। वो बाहर जाने लगा तो अनुष्का घबरा कर बोली, नहीं प्लीज, आप यहीं बैठे रहिए, फिर बिजली गरजेगी तो मैं डर जाऊंगी। आप यहीं बैठकर बाहर नजर रख लीजिए प्लीज। उसकी रिक्वेस्ट सुनकर विवेक ने बाहर जाने का इरादा छोड़ दिया और गाड़ी में ही बैठा रहा। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह की पहली रोशनी विवेक के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें खुल गईं। विवेक ने पलकें उठाई तो अपने कंधे पर वजन महसूस हुआ। नजर घुमाई तो देखा कि अनुष्का उसके कंधे पर सिर रख के चैन से सो रही थी। विवेक ने गहरी सांस ली। रात भर रो रही थी और अब देखो कितने सुकून से सो रही है। उसकी नींद खराब करने के बजाय वो उसके मासूम चेहरे को देखता रहा। मन ही मन बुदबुदाया, दिल तो करता है एक थप्पड़ मार दूं, मगर तुम्हारे अंदर का शोर फिर से जगाना नहीं चाहता। उसने झिझकते हुए हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आए बाल पीछे किए और फिर चौंक कर हाथ खींच लिया। हद है, मुझे क्या हो गया है, सोचते हुए वो खिड़की से बाहर देखने लगा। बारिश थम चुकी थी और मिट्टी की भीनी खुशबू हवा में फैली हुई थी। उसकी नजर ड्राइवर पर पड़ी जो अब भी सो रहा था। उसने हिलाकर जगाने की कोशिश की, ओए उठो, मगर वो गहरी नींद में था। विवेक झुलझुलाया, कहाँ फंस गया हूँ, उठो यार। फिर बड़बड़ाते हुए अनुष्का की तरफ मुड़ा, उसके कंधे को हल्के से हिलाते हुए बोला, सुबह हो गई है, उठ जाओ। अनुष्का घबरा कर जागी, मैं घर पहुंच गई हूँ क्या? नींद से उठते ही बोली और फिर विवेक को देखकर पीछे हो गई। मेरे पास कोई जादू नहीं था जो तुम्हारे घर पहुंचा देता। पूरी रात किसी टैक्सी का इंतजार किया लेकिन कोई नहीं मिली। थोड़ी देर पहले मेरी आंख लग गई। खैर, अब उठो, बाहर चलो, मैं कोई टैक्सी रोकता हूँ, विवेक ने कहा। अनुष्का ने चेहरे पर हाथ फेरते खुद को संभालने की कोशिश की। ओह नो, सुबह हो गई, मैं सारी रात घर से बाहर रही हूँ, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। आप प्लीज मेरे साथ घर चलकर मेरे मामा को सारी बात समझा दीजिए, वरना वो मुझे मार ही डालेंगे, वो घबराई आवाज में बोली। विवेक ने कुछ सोचकर हामी भरी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिक्र मत करो, मैं समझा दूंगा। अनुष्का ने उसकी ओर देखकर कोट उतारा और उसकी गोद में रखते हुए कहा, जब मैं इस टैक्सी में बैठी थी तो आप पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब लग रहा है कि आप मेरी हिफाजत के लिए मिले हैं। अगर आप साथ ना होते तो शायद मैं चैन की नींद कभी नहीं सो पाती। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ औरत खुद को सुरक्षित महसूस करे और आप उनमें से एक हैं। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और हमेशा आपको याद रखूंगी। विवेक उसे अचरज से देखता रह गया, फिर हंसकर बोला, वाह, इतनी तमीज से बातें करती हो, वेरी नाइस। चलो अब ये भावुक बातें बंद करो और बाहर निकलो। इस ड्राइवर को तो मैं जगा देता हूँ। बाहर निकलकर उसने ड्राइवर के दरवाजे का ताला खोला और उसके गाल पर जोरदार घूंसा मारा। बेचारा नींद से डरकर उठ बैठा। विवेक ने कॉलर पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। ये मुक्का इसलिए कि अगली बार सवारी बैठाने से पहले पेट्रोल भरवाया कर और ये ले तेरा किराया, वरना देना तो बनता भी नहीं था। उसे पैसे थमाकर समझाया और फिर दूसरी टैक्सी ढूंढने निकल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद दोनों अनुष्का के घर पहुंचे। गेट खुला हुआ देखकर ही अनुष्का की सांसें अटक गईं। विवेक ने इशारे से उसे तसल्ली दी और उसके साथ अंदर आया। हॉल में सब लोग जमा थे, मामा, मामी,
उसकी दोनों कजिन्स उसे देखते ही खड़े हो गए। कहाँ थी तुम सारी रात? मामा चिल्लाते हुए बोले। और ये कौन है? मामा सोफे से उठते हुए गुस्से में चीखे। अनुष्का सहम कर उनकी ओर देखने लगी। मामा, कल जब मैं पेपर देकर निकली तो कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी और मौसम भी बहुत खराब था। फिर एक टैक्सी आई जिसमें ये भी बैठे थे। टैक्सी ड्राइवर मुझे घर छोड़ ही रहा था कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। बारिश की वजह से कोई और गाड़ी भी नहीं मिली, इसलिए हमें रात सड़क पर ही गुजारनी पड़ी। डरते डरते अनुष्का ने सब कुछ साफ साफ बता दिया, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं आई। झूठ बोल रही है ये लड़की। ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े शहर में इसे और कोई सवारी ना मिली? मुझे तो यकीन है ये अपनी इज्जत बेचकर आई है। कलंक लगा दिया इसने हमारे परिवार पर। कितना समझाया था कि इस लावारिस को अपने घर मत रखो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। जिस लड़की को उसके अपने बाप ने छोड़ दिया वो किसी और के घर के काबिल कैसे होगी? खुद बदचलन है और हमारी मासूम बेटियों पर भी इसका असर पड़ेगा। मामी ने उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल दिया। अनुष्का की आंखों में आंसू भर आए। विवेक अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आप गलत कह रही हैं आंटी। मैं आज से पहले इसे जानता तक नहीं था। रात को हमारी मुलाकात हुई और मैं इसे सुरक्षित आपके पास ले आया। आप बेवजह हम दोनों पर इल्जाम लगा रही हैं। मामा ने गुस्से में विवेक का गिरेबान पकड़ लिया। बकवास मत कर, सच सच बता कि तूने अनुष्का के साथ क्या किया। पूरी रात कहाँ थे तुम दोनों? जल्दी बोल वरना पुलिस को बुलाऊंगा। विवेक ने गुस्से में उनका हाथ झटक दिया। इतनी हिम्मत किसी के बाप में नहीं कि विवेक का गिरेबान पकड़े। और जब अनुष्का सब बता चुकी है तो बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें अपनी ही बेटी पर यकीन नहीं है यकीन? इस बदचलन पर मामी ने जहर उगला। इसकी माँ ने भी भागकर शादी की थी और ये भी उसी पर गई है। लड़कों से दोस्ती, रात भर गायब, यही सब करती आई है। अनुष्का का दिल डूब गया। वो जानती थी कि ये झूठ है, मगर रिश्तों का इतना कड़वा रूप देखकर उसकी रूह कांप उठी। बस कर दो मामी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपकी ही बहन की बेटी हूँ। मामा, आप तो यकीन करते हैं ना मुझ पर? उम्मीद से वो उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ लिया, लेकिन मामा ने रहम करने की बजाय उसे धक्का दे दिया। वो मुंह के बल फर्श पर गिरी और मेज के कोने से टकराकर उसका माथा फट गया। खून बहने लगा। ये सब करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? अब रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगा? सब थूकेंगे मुझ पर कि मैं अपनी बहन की बेटी को संभाल नहीं सका। अगर इतनी ही बेचैनी थी तो मुझे कह देती, मैं तुम्हारी शादी करवा देता। मगर मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की क्या जरूरत थी? मामा गुस्से से उसके ऊपर झुककर उसके जख्मी चेहरे पर थप्पड़ बरसाने लगे। अनुष्का कमजोर होकर रोती रही, अत्याचार सहती रही। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ो इसे, इसका कोई कसूर नहीं है। कैसी हरकत है ये? विवेक अब तक दंग था, मगर होश में आते ही उसे बचाने की कोशिश करने लगा। चुप रहो लड़के, इस गंदगी को अपने साथ ले जाओ। हमें अब अपने घर में नहीं चाहिए। ले जाओ, जो करना है करो, बस हमारी जान छोड़ दो। हम सबसे कह देंगे कि अनुष्का मर गई। मामा ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने अनुष्का को बाहर दरवाजे की तरफ धक्का दिया। विवेक तड़प गया। लानत है आप सब पर, एक मासूम लड़की पर इल्जाम लगाकर ऐसे जुल्म कर रहे हो। उसने झुककर अनुष्का को उठाया और फर्श पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर उसके कंधों पर डाल दिया। अनुष्का जोर जोर से रो रही थी। उसकी दर्दनाक सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थी, मगर किसी को उस पर तरस नहीं आया। ले जाओ इस बेशरम को यहाँ से, आइंदा अपनी शकल मत दिखाना, मामा ने जहरीले लहजे में कहा। विवेक ने उन्हें और कुछ कहने के बजाय नरमी से अनुष्का का हाथ थामा और उसे अपने साथ बाहर ले आया। अनुष्का, चुप हो जाओ। तुम उन घटिया लोगों के लिए क्यों रो रही हो जिन्होंने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया? ऐसे लोगों के लिए रोना अपने साथ जुल्म करने जैसा है। अस्पताल से उसकी पट्टी कराने के बाद विवेक उसे एक रेस्टोरेंट ले आया।
ताकि वो कुछ खा ले, मगर अनुष्का यूं ही चेहरा झुकाए रोती जा रही थी। आज वो बदनाम कर दी गई थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो उनकी सेवा करती थी, फिर उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? वो दर्द से टूटी हुई आवाज में बोली। विवेक ने गहरी सांस ली। बेरहम लोग किसी की परवाह नहीं करते। सारी सेवा का बदला वे अक्सर इसी तरह धक्के देकर देते हैं। तुम रोना बंद करो, ये सैंडविच खा लो, फिर कोर्ट चलना है। अनुष्का ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कोर्ट? क्यों? विवेक ने साफ लहजे में कहा। क्योंकि हम शादी करने जा रहे हैं। शायद अभी तुम्हें मेरे इस फैसले की समझ ना आए, मगर इस वक्त मुझे तुम्हारे लिए यही सही लगता है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसीलिए इज्जत से अपनाऊंगा ताकि तुम अब लावारिस ना रहो। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो? अनुष्का सख्ते में उसे देखने लगी। ज्यादा मत सोचो, मैं भी तुमसे शादी करने का इरादा पहले नहीं रखता था। मैं तो लड़का हूँ, मेरी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगेगा, मगर तुम दरबदर हो जाओगी। इसीलिए समझदारी से सोचो और फिर फैसला करो, विवेक ने समझाते हुए कहा। अनुष्का बस खामोशी से आंसू बहाती रही। दरअसल विवेक ने सोचा कि उसे किसी न किसी लड़की से शादी तो करनी ही है, तो क्यों ना अनुष्का से ही कर ले, क्योंकि वह अनुष्का को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता था। उसका दिल इस चीज के लिए गवाही नहीं दे रहा था और कहीं ना कहीं मन ही मन वह उसे पसंद भी करने लगा था। तो उसे उसका यूं परेशान रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने एक निगाह विवेक पर डाली, जो इतना सब होने के बावजूद उसे अपनाने के लिए तैयार था। अनुष्का उसके एहसान तले दबती जा रही थी, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने धीरे धीरे सर उठाकर हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन आपके घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे ना? उसकी आवाज़ जैसे गहरी खाई से निकली। उनको मैं राजी कर लूँगा, तुम ये खाओ, विवेक ने लापरवाही से कहा। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, अनुष्का ने इनकार कर दिया। विवेक ने ज्यादा जोर देने की बजाय उसे रोने दिया। कुछ देर बाद वे कोर्ट में मौजूद थे। विवेक ने वकील को सारी बात बता दी और अनुष्का नजरें झुकाए थकी सी बैठी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी अनजान इंसान से इतनी जल्दी शादी करने जा रही है, मगर अब विवेक उसे अनजान भी नहीं लग रहा था। बेटी, क्या आपको विवेक शर्मा से शादी करनी है? वकील जी ने पूछा। अनुष्का ख्यालों में खोई थी। तभी विवेक ने उसका हाथ पकड़कर हल्के से दबाया। वकील जी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। अनुष्का ने धुंधली आंखों से वकील जी को देखा। क्या आपको विवेक से शादी करनी है? उन्होंने फिर पूछा। अनुष्का ने बेमन से ही सही मगर सिर हिला दिया। वकील ने कहा, ठीक है विवेक बाबू, आपका काम हो जाएगा। कुछ देर रुकिए, मैं पेपर तैयार करके लाता हूँ और गवाह इकट्ठे करके लाता हूँ। थोड़े रुपए खर्च होंगे, आपको गवाहों को पैसे देने होंगे, क्योंकि आपका अपना तो यहाँ कोई मौजूद नहीं है जो गवाहों की जगह पर सिग्नेचर कर दे। विवेक ने हामी भरी और कहा कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। थोड़ी देर में वह दोनों कोर्ट में जज के सामने खड़े थे। जज ने दोनों से दोनों की मर्जी पूछी और उसके बाद उनकी कोर्ट में शादी हो गई। हस्ताक्षर करवाए गए और अनुष्का अब उस इंसान की पत्नी बन गई जिससे कल रात तक वो गाड़ी में पागलों की तरह झगड़ रही थी। किस्मत का ये अनोखा फैसला चौंकाने वाला था। दोनों चाहकर भी एक दूसरे से जुड़े बिना नहीं रह पाए। कोर्ट से बाहर निकलते ही विवेक ने उसके हाथ को पूरे हक से थामा। जिंदगी हादसों का ही नाम है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ ये हादसा तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला साबित होगा, उसने भरोसा दिलाया। अनुष्का के कानों में अब भी मामा मामी की बातें गूंज रही थी। विवेक ने उसके कदम रोकते हुए कहा, आज की रात हम होटल में रहेंगे, कल मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। ज्यादा मत रो वरना बीमार पड़ जाओगी, उसका हाथ हल्के से दबाते हुए बोला। अनुष्का उसकी तरफ देखने लगी। कुछ तो बोलो यार, ऐसे खामोश रहोगी तो अंदर से टूट जाओगी। विवेक ने उसे हिम्मत दिलाई, मगर अनुष्का के पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो चुपचाप किसी मशीन की तरह उसके साथ चलती आई।
होटल के कमरे में पहुंचकर विवेक ने उसे बेड पर बिठाया। अलमारी से अपनी टी शर्ट और ट्राउजर निकालकर बेड पर रखते हुए बोला, कपड़े बदल लो, मैं तब तक कुछ खाने का लाता हूँ, फिर दवा भी खानी है। वो फिक्रमंदी से समझा रहा था, मगर अनुष्का सर झुकाए बस आंसू बहाती रही। यार प्लीज इतने आंसू मत बहाओ, विवेक ने नरमी से कहा। मेरी भी तो अचानक शादी हुई है, लेकिन मैं भी तो सब्र कर रहा हूँ ना। तुम भी थोड़ा हौसला रखो और नहाकर कपड़े बदल लो। कल शहर जाते हुए तुम्हारे लिए शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें मेरे ही कपड़ों पर गुजारा करना पड़ेगा, विवेक ने कहा। तो अनुष्का ने सर उठाकर उसे देखा, फिर चुपचाप उठी और कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकली तो विवेक बेड पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ था, आंखों पर हाथ रखे, और पास वाली टेबल पर खाने की ट्रे रखी थी। अनुष्का नजर झुकाए बेड के दूसरी तरफ आ बैठी। विवेक ने आंखों से हाथ हटाकर उसकी तरफ देखा। बड़े कपड़ों में वो बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। पैरों तक आती शर्ट और लंबा ट्राउजर उस पर ना जाने क्यों उसे अच्छा लग रहा था। वो सीधा हुआ और उसके करीब आया। आप प्लीज दूर रहिए मुझसे, अनुष्का ने हिचकिचाते हुए कहा। विवेक ने उसकी बात अनसुनी कर उसका हाथ थाम लिया। क्यों दूर रहूं, अब तो तुम पर मेरा हक है बीवी, वो शरारत से बोला। अनुष्का ने पलके उठाकर उसके चेहरे को देखा और रो पड़ी। ये एहसान कितना अजीब है कि मैं आपकी जिंदगी में जबरदस्ती आ गई। मैं हमेशा सबकी जिंदगी में अनचाही रही हूँ, चाहे बाबा हों या मामा मामी, और अब आप पर भी जबरदस्ती सवार हो गई। कितने सपने देखे होंगे आपने अपनी शादी के, और मेरी वजह से सब खराब हो गया। वो एक ही सांस में सब कह गई। विवेक ने उसका हाथ अपने हाथ में थामे रखा। तुम ये सोच रही हो कि तुमने सब खराब कर दिया, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम मेरे दिल को ठीक करने आई हो। जब रात को तुम मेरे कंधे से लगी थी, तभी मेरा दिल तुम्हारे लिए कुछ महसूस करने लगा था। जब तुम मेरे कंधे पर सर रखकर सोई तो मेरा दिल चाहता रहा कि बस तुम्हें देखता रहूं, और जब तुम्हारे मामू ने तुम पर हाथ उठाया था तो मेरा दिल चाहता था कि उनके हाथ तोड़ दूं। इसलिए मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। हाँ, अभी मोहब्बत का नाम नहीं दे सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द तुमसे मोहब्बत भी करने लगूंगा। देखो तुम्हारे पास होने पर मेरा दिल कितने जोरों से धड़क रहा है। वो उसका हाथ अपने सीने पर रखकर ईमानदारी से बोल रहा था, और अनुष्का आंसू भरी आंखों से बस उसे देखे जा रही थी। अनुष्का, विवेक ने उसका नाम पुकारा। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? उसने उसकी आंखों में झांकते हुए इजाजत चाही। अनुष्का ने शर्म से नजरें झुका ली और हल्की सी मुस्कुराई। विवेक जरा उसके पास आया। अनुष्का हैरानी से उसे देख रही थी, फिर उसे बड़े प्यार से गले लगाया, फिर उसके सामने खड़े होते हुए बोला, तुम मेरी बीवी हो और अब मैं तुम्हें किसी के लिए भी रोने नहीं दूंगा। विवेक ने यकीन दिलाया। अनुष्का उसकी तरफ बस देखती ही रही। क्या हुआ, कहाँ खो गई? उसकी नज़र अपने ऊपर महसूस करते हुए विवेक ने चुटकी बजाई। नहाने से मेरी पट्टी गीली हो गई, इसे बदल दीजिए। अनुष्का ने माथे की तरफ हाथ किया। विवेक हंस पड़ा। अरे, मैं यहाँ इतनी रोमांटिक बातें कर रहा हूँ और बीवी को पट्टी की फिक्र पड़ी है। चुपचाप बैठी रहो, मैं खुद तुम्हारी पट्टी बदल देता हूँ। वैसे भी अकल तो है ना कि सिर गीला मत करना। अब जख्म खराब होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? विवेक ने झिड़कते हुए कहा और बेड से उठकर डॉक्टर की दी हुई दवा और पट्टी लेकर अनुष्का के सामने बैठ गया। इतना डांटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैं इतनी परेशान हूँ, ऊपर से आप डांट रहे हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप कल उस टैक्सी में बैठते, ना हमारी गाड़ी खराब होती, और ना ये सब होता, अनुष्का अपनी पुरानी टोन में बोली। विवेक ने आंखें तरेरी। शर्म करो, अपने पति से ऐसे बात करती हो? पति से जुबान लड़ाने वाली बीवियां अच्छी नहीं मानी जाती हैं। वो डरते डरते उसकी पट्टी खोलने लगा। अनुष्का ने हल्के गुस्से से पूछा, और बीवी को डांटने वाले पति वो कैसे माने जाते हैं? विवेक जोर से हंस पड़ा और बोला, एकदम सभ्य। अनुष्का ने झट से उसका हाथ झटक दिया। अगर ये फालतू बातें करनी है तो मैं खुद ही पट्टी कर लूंगी, छोड़ दीजिए मुझे।
चुप करो और बैठी रहो, बस हो गई है, दर्द तो नहीं हो रहा ना? विवेक ने धीरे धीरे पट्टी बांधते हुए पूछा। अनुष्का ने सर हिला दिया। चलो अब ये खाना खाओ और फिर दवा लेकर सो जाओ, सुबह हमें घर के लिए निकलना है, पता नहीं वहाँ कैसा माहौल होगा। ये कहते हुए विवेक खुद ही उसके मुंह में निवाले डालने लगा। अनुष्का उसके इस ख्याल रखने पर हैरान थी, मगर शादी की ताकत ऐसी थी कि विवेक का दिल उसके लिए नरम हो चुका था। आपके घर में कौन कौन है? अनुष्का ने पूछा। मेरी मम्मी पापा हैं और आजकल एक कजिन आया हुआ है अमेरिका से, बस अभी 4 लोग हैं, लेकिन अब 5 हो जाएंगे और बहुत जल्द 6, 7, 8। विवेक ने आंख मारते हुए मजाक किया। अनुष्का ने उसकी बात का मतलब समझकर उसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा। आप बहुत बेशरम हैं, बस अब मैं सोने लगी हूँ। उसकी शरारतों से परेशान होकर अनुष्का ने खाना छोड़ दिया और दवा खाकर लेट गई। विवेक ने भी बत्ती बुझाकर दूसरी तरफ करवट ले ली। अनुष्का की आंखों से बहते आंसू विवेक देख सकता था। मेरे बाजू पर सिर रख लो, विवेक ने तसल्ली देने के लिए अपना बाजू फैलाया। अनुष्का ने झिझकते हुए उसे देखा। रख लो यार, सुकून से सो जाओ, मैं पास ही हूँ, विवेक ने मोहब्बत से कहा। अनुष्का ने धीरे से उसका बाजू पकड़ा और सिर रख दिया। फिर उसका चेहरा विवेक के कंधे पर छुप गया। उन लोगों के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए जिनको तुम्हारा एहसास ही नहीं, और तुम्हारे मामा मामी बहुत जालिम थे, इसीलिए रोना बंद करो। और मुझे भी लगने लगा है कि मैं एक खूबसूरत लड़की का पति बन गया हूँ, विवेक उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला। अनुष्का उसके कंधे से लगी चुपचाप रोती रही। सो जाओ, विवेक ने आंखें मूंद ली। वो अनुष्का की सांसें महसूस कर रहा था और अनुष्का उसके दिल की धड़कनें सुन रही थी। दोनों को लग रहा था जैसे किस्मत ने बहुत पहले ही उनकी जोड़ी बना रखी थी। अगली सुबह अनुष्का विवेक के साथ उसके घर पहुंची। विवेक के माता पिता अपने इकलौते बेटे की अचानक शादी पर बेहद नाराज थे। खासकर उसकी मां ने अनुष्का को देखते ही नफरत से मुंह मोड़ लिया। तुम्हें इस तरह शादी करके हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया? कितने अरमान थे मेरे तुम्हारी शादी को लेकर, और मालिनी को जो तुमने मंगनी की अंगूठी पहनाई थी उसका क्या? तुम अपनी मंगेतर से ऐसे कैसे बेवफाई कर सकते हो विवेक? उसकी माँ चीख पड़ी। अनुष्का ने हक्का बक्का होकर विवेक को देखा। तो क्या आपकी मंगनी हो चुकी है? मैं मालिनी से वैसे भी शादी नहीं करना चाहता था, रिश्ता आप लोगों ने जबरदस्ती करवाया था, और मालिनी जैसी घमंडी और बेपरवाह लड़की मुझे कभी पसंद नहीं थी, इसीलिए प्लीज इसका जिक्र छोड़ दीजिए। और रही बात अनुष्का से शादी की, तो पूरी सच्चाई आपको बता चुका हूँ, विवेक ने दृढ़ता से कहा। उसकी माँ ने नफरत से अनुष्का को घूरा। एक पराई लड़की की वजह से तुमने अपनी मंगेतर को ठुकरा दिया। अनुष्का वहीं खड़ी अपने पति को देख रही थी। अभी नहीं, आराम करने दो बबीता, हम इनसे दिल खोलकर खाने की मेज पर मिलेंगे। विवेक के बाबा ने नाराजगी के बावजूद मामला ठंडा करने की कोशिश की। मुझे इस बारे में कोई और बात नहीं सुननी। मैंने शादी अपनी मर्जी से की है और अब अनुष्का के किरदार पर कोई उंगली मत उठाना, वरना मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। चलो अनुष्का। विवेक ने गुस्से से अनुष्का का बाजू पकड़ा और तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गया। तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना, कुछ दिन में खुद ही सब ठीक हो जाएगा, विवेक ने उसकी आंखों में आंसू देखकर तसल्ली दी। तो अनुष्का ने उसका हाथ छुड़ाया और बोली, कितने बेवफा और धोखेबाज इंसान हैं आप। मुझे आपको अपना सहारा समझना चाहिए था, लेकिन आप तो बहुत घटिया निकले। अपनी मंगेतर से रिश्ता करने के बाद भी आपने मुझसे ये बात छुपाई। अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं कभी ये शादी नहीं करती। आपने मुझे धोखा दिया। विवेक ने दाढ़ी में हाथ फेरते हुए गहरी सांस ली। हाँ, मैंने तुमसे ये बात छुपाई, लेकिन मुझे ये अहम नहीं लगी। मैंने मालिनी से कोई मंगनी नहीं की थी। माँ ने जिद करके रिश्ता पक्का कर दिया था ताकि उनके बिजनेस के रिश्ते बने रहें। मेरी उस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो तुम अच्छी लगी, इसीलिए तुमसे शादी की। अनुष्का तंज कसते बोली। वाह, मतलब मालिनी से जान छुड़वाने के लिए आपने मुझसे शादी कर ली। मैं भी सोच रही थी कि कोई अजनबी लड़की से शादी कोई
ऐसे ही थोड़े कर लेता है। लेकिन अब समझ आई कि सब आपने अपनी मंगेतर से पीछा छुड़ाने के लिए किया। आपने मुझे इस्तेमाल किया और अब मुझ पर बेवकूफ़ी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। विवेक ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर अनुष्का पीछे हट गई। मेरे करीब मत आइए, अभी मुझे आपके साथ नहीं रहना। अभी के अभी मैं कोर्ट जाकर तलाक ले लूंगी। उसकी बात सुनकर विवेक के चेहरे पर अफसोस आया। तुम्हें होश है? अभी हमारी शादी का दूसरा ही दिन है और तुम तलाक की बात कर रही हो। चुपचाप बैठ जाओ, वरना मैं बहुत बुरा बर्ताव करूंगा। मैं क्यों चुप हो जाऊं? मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ कि हर हुक्म मानूं। अगर आप मुझे खुद तलाक नहीं देंगे तो मैं कोर्ट चली जाऊंगी। विवेक ने सख्ती से कहा। जहाँ जाना है जाओ, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी चीजें कभी नहीं छोड़ता और तुम तो मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। अनुष्का ने रोते हुए कहा, आप एक घटिया और 2 नंबर इंसान हैं। मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि विवेक ने गुस्से से उसका चेहरा पकड़ लिया। अपनी बकवास बंद करो, मेरा दिमाग घूम रहा है और तलाक का ये लफ्ज़ आइंदा अपनी जुबान से मत निकालना, वरना सारे लिहाज भूल जाऊंगा। उसकी शिद्दत भरी पकड़ से अनुष्का सहम गई। उसे विवेक में गुस्सा नजर आया। अच्छा खासा मूड था, सारा खराब कर दिया। विवेक झल्लाकर बोला और एक झटके से उसे छोड़कर अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में चला गया। अनुष्का आंसू बहाते खड़ी रह गई। विवेक के इस व्यवहार ने उसे डरा दिया था। उसका दिल चाहा कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन डर के मारे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकी। कुछ देर बाद विवेक बाथरूम से निकला और बिना उससे बात किए कमरे से बाहर चला गया। अनुष्का बेड पर ढैसी गई और सोचने लगी कि उसके साथ कैसा खेल हुआ है। कमरे का दरवाजा जोर से धड़ाम हुआ और कोई अंदर दाखिल हुआ। ये विवेक की मंगेतर मालिनी थी, जो उसकी शादी की खबर सुनकर पहुंची थी। नीली जीन्स के ऊपर गहरा लाल टॉप पहने, छोटे कटे बाल कानों तक आते और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विवेक से शादी करने की? तुम्हें क्या लगता है कि अपनी मासूम शक्ल से तुम विवेक को मुझसे छीन लोगी? वो कभी तुम्हारा नहीं होगा, सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। वो सख्ती से अनुष्का का हाथ पकड़कर झटके से खींच लाई। अनुष्का घबरा गई। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मालिनी हंस दी। ओहो, अपने दर्द की तो बहुत परवाह है तुम्हें, और मैं जानती हूँ कि ये दर्द कहाँ से आ रहा है। तुम जानती ही क्या हो विवेक के बारे में? उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी आदतों का तुम्हें क्या पता? सोच भी नहीं सकती थी कि विवेक का टेस्ट इतना गिरा हुआ हो सकता है। इतने में बाहर से शोर सुनकर विवेक वापस कमरे में आया। वो नौकर से चाय लेने के लिए गया था। मालिनी, ये क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो उसे। विवेक ने मालिनी का हाथ पकड़कर अनुष्का से दूर किया। मालिनी की आंखों में आंसू भर आए और वो विवेक की तरफ देखकर चीख पड़ी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम जानते थे ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, फिर धोखा क्यों दिया? इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, स्टाइलिस्ट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और तुम्हारी क्लासमेट भी रही हूँ। बताओ विवेक, क्यों तुमने मेरे साथ बेवफाई की? वो विवेक के सीने पर हाथ मारते हुए कहने लगी और उसका सिर विवेक के कंधे से लग गया। अनुष्का ने उसकी ये हरकत देखकर नजरें फेर ली, जबकि विवेक ने कनखियों से अनुष्का की तरफ देखा। मैंने कोई बेवफाई नहीं की मालिनी, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं हमेशा से यही सोचता था कि जब किसी व्यक्ति को देखकर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इसे अपना जीवन साथी बनाऊं, तभी मैं शादी करूंगा। लेकिन तुम्हारी माँ और मेरी माँ ने जिद करके मुझे तुमसे सगाई करने पर मजबूर कर दिया, जबकि तुम्हें देखकर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं तुमसे शादी करूं। और मैं ऐसी किसी भी शादी में विश्वास नहीं रखता जिसमें ना मर्जी हो ना प्यार हो, और तुम जिद के जरिए इस रिश्ते को हासिल करना चाहती हो। ऐसा कोई भी रिश्ता कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकता जिसे जबरदस्ती हासिल किया गया हो। मेरा मकसद तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी तुम ये सच्चाई मान लोगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। विवेक ने संजीदगी से कहा। मालिनी तमतमाकर बोली,
तुम हमेशा से ही तंग नजर इंसान थे विवेक, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ठुकरा दोगे। सेम ऑन यू, विवेक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। ये तंग नजर नहीं है, ये मोहब्बत है। वो एक नजर झुकी हुई अनुष्का की तरफ डालते बोला। मालिनी ने गुस्से में विवेक को धक्का दिया। तुम एक साइको इंसान हो। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर तुमने उससे शादी की। तुम देखना बहुत पछताओगे। ये मत समझना कि तुमने मुझे हरा दिया। मैं तुम्हें और अनुष्का को चैन से जीने नहीं दूंगी। याद रखना ये बात। वो तमतमाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अनुष्का बेसुध होकर बिस्तर पर बैठ गई। इस घर के लोगों की नफरत तो उसे अपने मामा के जुल्मों से भी ज्यादा बड़ी लगी। वो इतना सब सहने की ताकत नहीं रखती थी। तुम ठीक हो? विवेक उसके पास बैठते हुए उसका हाथ थामने लगा। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे वापस जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप मुझे मेरे शहर छोड़ दीजिए। मैं आपके घर वालों पर जबरदस्ती बोझ नहीं बन सकती, अनुष्का बेबसी से रोते हुए बोली। विवेक ने सूखे होठों पर जुबान फेरी और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरी पत्नी हो अनुष्का, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। घर वालों की बातों को दिल पर मत लो। माँ बस जज्बाती हैं, कुछ दिन में मान जाएंगी, पापा भी मान जाएंगे। थोड़ा सब्र करो। मैंने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया था। क्या तुम मेरे मुश्किल वक्त में मुझे अकेला छोड़ दोगी? वो उसकी आंखों में देखकर पूछ रहा था। अनुष्का ने तड़प कर जवाब दिया। आपका मुश्किल वक्त आपकी अपनी वजह से आया है। आपकी मंगेतर जैसी भी हैं, लेकिन आपने उसके साथ बेवफाई की। अब मुझसे उम्मीद मत रखिए कि मैं आपके लिए लड़ूंगी। विवेक ने उसके हाथ को धीरे से दबाया और नरम लहजे में बोला, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है अनुष्का। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। यहाँ रहना मेरी मजबूरी है। कुछ दिन बाद हम अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तुम बस मुझ पर भरोसा तो करो। अनुष्का ने रूखे स्वर में कहा। मुझे आप पर भरोसा ही तो नहीं रहा विवेक। आपने मालिनी से सगाई की बात मुझसे छुपाई, मुझे जानबूझकर अंधेरे में रखा। आपने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। उसकी आंखों में तकलीफ थी। विवेक ने अपना सर उसकी गोद में रख दिया और उसका हाथ अपने हाथों पर रखा। अनुष्का उसे देखती रही। वो जाने क्यों मुस्कुरा रहा था। तुम मालिनी से प्यार करते हो ना? वो तुम्हारे गले लगी, अनुष्का ने दिलचस्पी से पूछा। विवेक मुस्कुराया। मैंने तो गले मिलने की बात भी नहीं की। मालिनी चाहे कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुष्का ने नजरें चुराई। मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए? वो चाहे तुम्हें गले लगाए या धक्का दे, मुझे कोई मतलब नहीं। विवेक की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, अनुष्का ने झुलझुलाकर कहा। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है और मुझे तुमसे बातें करनी है। क्या पति को इतना भी हक नहीं कि वो अपनी पत्नी से सुकून से बात कर सके? विवेक मासूमियत से बोला और उसका हाथ अपने बालों पर रख दिया। मेरे बाल सहलाओ ना, कुछ मत बोलो, बस थोड़ी देर के लिए। अनुष्का ने बेमन से उसके बालों में हाथ फेरा। विवेक ने आंखें मूंद ली और मुस्कुराया। जानती हो अनुष्का, हर इंसान की जिंदगी में एक कमजोर लम्हा आता है जब वो अपना दिल खो बैठता है। मेरा वो लम्हा उस रात आया था जब तुम बिजली की गड़गड़ाहट से डरकर मेरे से सट गई थी। उसी पल मुझे लगा कि मेरा दिल अब मेरा नहीं रहा, उसमें सिर्फ तुम्हारा नाम रह गया है। वो बंद आंखों से ही जज्बातों से बोला। अनुष्का हैरत से उसे देखती रह गई। ये इंसान कभी गुस्से में डराता तो अगले ही पल इतनी मोहब्बत जताता कि मुझे समझ ही नहीं आता वो कौन सा असली चेहरा है। मैं चाहता हूँ कि एक कमजोर लम्हा तुम्हारी जिंदगी में भी आए जब तुम अपना दिल मुझे सौंप दो और मैं उस लम्हे के लिए सारी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। विवेक ने अब की बार आंखें खोलकर मोहब्बत से कहा। उसकी गहरी आंखों में देखते देखते अनुष्का का दिल पिघलने लगा। उस पल वो अपनी पूरी दुनिया हार बैठी थी। अगली सुबह मौसम सुहावना था। हल्के बादल छाए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। विवेक नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो अनुष्का बेखबर सो रही थी। विवेक ने मुस्कुराते हुए ट्रे मेज पर रख दी और उसके पास बैठ गया। कितनी खूबसूरत लगती हो जब चुप रहती हो, उसने उसके चेहरे को हल्के से छुआ। अनुष्का ने नींद में ही करवट बदली।
उठ जाओ, सुबह हो गई है। विवेक ने अनुष्का को बेचैन देखा तो उसे जगाने लगा। अनुष्का ने आंखें खोलकर देखा और झुलझुलाकर बोली, नहीं, अभी मुझे थोड़ी देर और सोना है। वैसे भी आप तो पूरी रात मेरी गोद में सर रखकर सोए रहे, मेरी कमर में दर्द हो गया है, अब मुझे तंग मत कीजिए। विवेक हंसकर बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद सो जाना। अभी उठो और देखो मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। अनुष्का हैरानी से उठ बैठी, आपने खुद नाश्ता बनाया? यह तो बड़ी मेहरबानी है। विवेक ने ट्रे बेड पर रखते हुए कहा, हाँ, मैंने सोचा अपनी नई दुल्हन को अपने हाथ का स्वाद चखाऊं। अब बताओ कैसा बना है। उसने अपने हाथ से निवाला बनाकर अनुष्का को खिलाया। अनुष्का ने खाकर धीरे से कहा, अच्छा है, लेकिन मेरे लिए क्यों बनाया? अपनी उस मंगेतर के लिए बनाते जो कल आपके साथ बेवजह सटी हुई थी। उसके लहजे से जलन छिपी नहीं थी। विवेक खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओह, तो तुम मालिनी से जल रही हो? अनुष्का ने मुंह बनाते हुए नजरें झुका ली। मेरा दिमाग खराब है जो मैं किसी से जलूंगी? आप कोई चांद के टुकड़े थोड़े ही हैं कि आपके लिए मैं जलूं। विवेक ने शरारत से कहा, तो फिर मैं सच में उसी के पास चला जाता, बल्कि सोच रहा हूँ कि उसी से शादी कर लूं। एक दिन तुम्हारे साथ और दूसरे दिन उसके साथ। अनुष्का दांत पीसते हुए बोली, बहुत ही अच्छा ख्याल है, मुझे नहीं करना आपका नाश्ता, भाड़ में जाएं। वो गुस्से से उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ी। विवेक ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया, तो मान लो ना कि तुम मुझे किसी और से बांट नहीं सकती। वो उसके चेहरे के करीब आकर बोला। अनुष्का घबराकर नजरें झुका गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विवेक मुस्कुराया, अच्छा सच में? तो फिर तुम शर्मा क्यों रही हो? उसने शरारत से पूछा। अनुष्का ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा, क्योंकि आप पागल हो गए हैं, छोड़िए मुझे। वो छुड़ाने लगी। विवेक ने और करीब खींचते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनुष्का झटपट उसका हाथ छुड़ाकर वापस बेड पर बैठ गई और दुपट्टा ओढ़ लिया। विवेक ने दरवाजा खोला तो सामने उसका चचेरा भाई खड़ा था। अरे ओ विवेक, तूने शादी कर ली और हमें खबर तक ना दी? वाह भाई, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। वो हंसते हुए विवेक को गले लगा बोला। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ यार, हालात ऐसे बन गए थे। वैसे अनुष्का, ये है आकाश जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, ये अभी हमारे साथ ही रहता है। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों मिलकर बिजनेस शुरू करने वाले हैं, जिसकी मीटिंग के सिलसिले में मैं दिल्ली गया था, मगर उस अंधेरी रात ने मेरी मीटिंग्स की बजाय मेरी मुलाकात तुमसे करवा दी। ये सुनकर आकाश हंस पड़ा। हाँ जी, मालिनी की जुबान से हमें आप दोनों की पूरी फिल्मी कहानी सुनने को मिल गई है। वैसे मैंने बुआ जी को काफी समझाया है, अब वो तुमसे नाराज नहीं होंगी, लेकिन मालिनी को संभालना मुश्किल है। वो तो सबको काट खाने को दौड़ रही है। मालिनी का नाम सुनते ही अनुष्का के चेहरे के भाव बदल गए। उसने गुस्से से कहा, तो आप उनसे शादी कर लीजिए, उन्हें कह दीजिए कि अब विवेक का पीछा छोड़ दें, क्योंकि अब इनकी पत्नी इस घर में आ गई हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि बार बार कोई मेरे पति पर मोहब्बत के दावे करे। विवेक सर झुकाकर हल्के से मुस्कुराया। आकाश मजाक में बोला, मैं तो कब से यही चाहता हूँ, मुझसे शादी कर लें, मगर मालिनी मैडम को मुझ पर तरस ही नहीं आता। पता नहीं उसे विवेक में क्या नजर आता है। विवेक अब भी अनुष्का की बातों के मजे ले रहा था। फिर थोड़ी कोशिशों के बाद पिताजी भी राजी हो गए। उन्होंने कहा कि रिसेप्शन धूमधाम से होगा, ताकि पूरे खानदान को पता चल जाए कि विवेक की शादी हो गई है। अगले दिन का दावत का प्रोग्राम बना और घर के लॉन में सजावट कर दी गई। बाबा और आकाश ने मिलकर सब इंतजाम किए। रिश्तेदार खुशी खुशी इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन मालिनी ने आने से इनकार कर दिया। वो मुंबई अपनी सहेली के घर चली गई ताकि विवेक को भूल सके। उधर विवेक अपने कमरे में बैठा अनुष्का के तैयार होने का इंतजार कर रहा था। अनुष्का पिछले 2 घंटे से आईने के सामने बैठी थी, हल्की गुलाबी रंग की ड्रेस में, सिर पर दुपट्टा सजाए, होठों पर लिपस्टिक लगाए। तभी विवेक पीछे से आया और आईने में उसका अक्स देखकर ठहर गया।
वो बोला, इतनी हसीन लगकर क्या तुम मुझे मार डालने का इरादा रखती हो? अनुष्का उठकर उसके सामने आई और बोली, फिजूल बातें मत कीजिए, ठीक से बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये इयररिंग सही लग रहे हैं ना? उसने कानों की तरफ इशारा किया। विवेक ने झुककर उसके कान पर हल्का सा छुआ। बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि रिसेप्शन छोड़कर तुम्हें यहाँ से भगा ले जाऊं, जहाँ सिर्फ हम दोनों हों, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, दुनियादारी भी निभानी है। अनुष्का हंस पड़ी। विवेक हैरान होकर बोला, अब क्यों हंस रही हो? अनुष्का ने शरारत से उसका चेहरा पकड़कर कहा, क्योंकि आप मुझे इस वक्त बहुत मासूम लग रहे हैं। प्यार आ रहा है आप पर। विवेक ने आंखें बड़ी करते कहा, तो कर लो ना, किसने मना किया है? वो जरा करीब आया। अनुष्का मुस्कुराई और उसके बाल बिगाड़ते हुए खिलखिलाकर हंसते हंसते दूसरी तरफ भाग गई। विवेक ने आईने में खुद को देखकर मुंह बनाया। बदतमीज लड़की, ये प्यार आ रहा था तुम्हें मुझ पर? फिर वो भी उसके पीछे भागा और उसे पकड़कर उसने धीमे स्वर में कहा, दिल तो चाहता है सजा दूं, लेकिन इतनी प्यारी बीवी को सजा कौन देता है? अनुष्का ने आंखें बंद कर ली, उस इजहार मोहब्बत को महसूस करते हुए। विवेक बोला, मेरे दिल का सुकून हो तुम। तुम्हारी ये हंसी मुझे एहसास दिलाती है कि इस दुनिया में इससे खूबसूरत आवाज कोई नहीं है। वो उसके दोनों हाथ बारी बारी से पकड़ रहा था। अनुष्का की आंखें भीग गईं। उसने धीरे से कहा, आपने मुझे उदासी से भरी जिंदगी से निकालकर खुशियों से भर दिया है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आपसे इश्क हो गया है। वो इश्क जिसमें महबूब दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती हो जाता है। वो इश्क जिसमें महबूब के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वो इश्क जो सिर्फ महबूब की खुशी चाहता है। ये कहते हुए उसने विवेक के कंधे पर सर रख दिया। विवेक की आंखों से एक आंसू बहकर उसके गालों में समा गया। खूबसूरत रात उनकी अनोखी मोहब्बत की कहानी पर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, अगर आपकी किस्मत में मोहब्बत लिखी है तो वह कब किस मोड़ पर आपको मिल जाएगी आपने सोचा भी नहीं होगा, और जब वह आपकी जिंदगी में आएगी तो आपकी जिंदगी बेहद खूबसूरत हो जाएगी। मोहब्बत सभी की किस्मत में नहीं होती, पर जिसकी किस्मत में होती है और उसे मिल जाए तो उसकी जिंदगी बहुत हसीन हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को हाइप दें, वीडियो को लाइक भी करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।